हैं आप सभी एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं। मैं बता दूं कि जितने भी आप जो है यूपी से आप एएनएम के कैंडिडेट हो या फिर आप बिहार से एएनएम के कैंडिडेट हो, 26 स्टार्ट होते होते ही आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। चाहे आप यूपी से एएनएम 5272 के लिए हैं या फिर बिहार से 5006 पदों के लिए अप्लाई की हैं, आप लोग का एग्ज़ाम 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोग का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो आपके पास जितने भी समय बचे हुए हैं आप लोग पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा एयरबोर्नी प्रिकॉशन में शामिल है? पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एयरबोर्नी प्रिकॉशन में शामिल है। कहने का मतलब है कि वह कौन सा एयरबोर्न यानी वायु जनित प्रिकॉशन शामिल है। सर्जिकल मास्क, N95, रेस्पिरेटर, ग्लोव्स ओनली, फेस शील्ड। तो देखिए, एयरबोर्नी प्रिकॉशन यानी वायु जनित रोगों से होने वाले रोकथाम के लिए क्या शामिल है, तो N95 जो रेस्पिरेटर होता है, मास्क होता है, ये वाला, ठीक है। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहला प्राथमिक हस्तक्षेप प्रायोरिटी क्या होता है। यानी किसी को अगर तरल पदार्थ की कमी से शॉक लगता है तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट एड में, तो सबसे पहला आईवी फ्लूइड जो है क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड सबसे पहले मरीज को हम लोग सेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरकैलेमिया का ये जो है ईकीजी पर सबसे विशिष्ट चिन्ह क्या है, ठीक है ना। हाइपरकैलेमिया का यहाँ पे जो चीज़ें हैं ईकेजी ये गलत है, यहाँ पे होगा ईसीजी, ठीक है ना। हाइपरकैलेमिया का ईसीजी का सबसे विशिष्ट चिन्ह क्या है, यानी जो हाइपरकैलेमिया होता है यानी जो पोटेशियम बढ़ना, जिसे पोटेशियम बढ़ना कहते हैं, पोटेशियम बढ़ता है तो ईसीजी में क्या चिन्ह दिखने को मिलता है, तो टी वेव जो है पिक्ड होता है, मतलब जो टी वेव होता है वह बढ़ जाता है, अपने शिखर पर पहुंच जाता है। हाइपरकैलेमिया में ईसीजी में ये परिवर्तन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेस्ट ट्यूब वाटर सील चेंबर में कंटिन्यूअस बॉबिंग किसकी पहचान है। यानी जब हम लोग चेस्ट से वाटर सील ड्रेनेज करते हैं, वाटर सील निकालते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ को निकालते हैं, तो उसमें बॉबिंग होता है, बॉबिंग बुलबुला। तो वह बुलबुला किसकी पहचान होता है, वह बबिंग किसका पहचान है, तो पहचान ये होता है कि जो आप एयर चेस्ट ड्रेनेज कर रहे हैं उसमें एयर लीकेज है, और एयर लीकेज होता है, मान गए पाइप है, ठीक है, इससे पानी जा रहा है, फूला हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाएगा और इसमें अगर आप पानी रखिएगा पानी में तो ये बुलबुला छोड़ने लगता है, होता है ना ऐसा। तो इसी प्रकार से एयर चेस्ट में ड्रेनेज आप कर रहे हैं, तरल पदार्थों को निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर लीकेज होगा, एयर लीकेज, तो बॉबिंग करने लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आप लोग सामने जो देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो DASH डाइट है, DASH डाइट का मतलब होता है, DASH डाइट का मतलब होता है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ऐसा डाइट जो हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए अप्रोच करता हो, तो यह किस रोग में अनुशंसित होता है, तो DASH, इसी में हाइपरटेंशन छुपा है, इसी रोग के लिए अनुशंसित आहार होता है जो हाइपरटेंशन को रोकथाम करता है। 6 क्वेश्चन है, राइट साइडेड हार्ट फेलुअर का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी हार्ट है, समझ गए, हार्ट में अगर राइट साइड का हार्ट अगर फेल कर रहा है तो उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो उसका प्रमुख लक्षण होता है पेरिफेरल एडिमा, सूजन, ठीक है, पेरिफेरल सूजन। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में सबसे पहले कौन सा पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है। यानी सर्जरी के बाद सबसे पहले मरीज को कौन सा पैरामीटर मॉनिटर किया जाता है, बीपी, पेन, एयरवे, पेटेंसी। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, सर्जरी के बाद मरीज के हम एयरवे क्षमता, वायु मार्ग क्षमता को देखते हैं कि ठीक ढंग से व्यक्ति श्वसन कर पा रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन क्या है। तो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन जो है वह विजिटर लिमिट है। न्यूट्रोपेनिक यानी जो व्यक्ति, समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ न्यूट्रोपेनिक होता क्या। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, न्यूट्रोपेनिक का मतलब होता है कि लो
लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है, लो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, और इससे होता यह है कि इन्फेक्शन का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में सबसे महत्वपूर्ण प्रिकॉशन होता है कि जो विजिटर संख्या है, मरीज से जो मिलने वाले हैं उसको लिमिट करे, उसको सीमित करे, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है कि देख लीजिए, डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC, डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC में कौन सा फाइंडिंग मिलता है? कौन सा फाइंडिंग मिलता है? तो DIC में PT एंड PTT प्रोलॉन्ग मिलता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC में PT एंड PTT प्रोलॉन्ग मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन होता है PT। आगे है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? तो डिजॉक्सिन देने से अगर टॉक्सिसिटी आता है तो उसमें सबसे पहला लक्षण येलो विजन, जो दृश्य होता है उसमें पीलापन टाइप से आपको देखने को मिलता है, येलो विजन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं सॉरी बता दूँ, यहाँ पे ये जो येलो विजन है ना, ये गलत है, येलो विजन नहीं, लो विजन होगा, समझ गए। लो विजन क्या होगा? लो विजन यानी दिखाई कम देना, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में धुंधलापन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लिथियम लेवल द थेरेप्यूटिक रेंज, यानी लिथियम का लेवल उपचार, अगर लिथियम का उपचार कहाँ देते हैं? मानसिक रोग, मेनिया वाले मरीज में। तो जो मेनिया के रोगी होते हैं उसमें लिथियम का उपचार वाला लेवल कितना होता है? तो 0.6 या इसी को 0.5 भी हो सकता है, यहाँ से लेकर 0.2 तक ये इसका उपचार का रेंज है, समझ गए। CPR में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ एडल्ट में कितना होता है? तो छाती को 5 से 6 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं हम, उसको नीचे धंसाते हैं, उसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर है, S3 हर्ट साउंड आमतौर पर किसमें पाया जाता है? S3। अब S3 हर्ट साउंड होता क्या है? तो आप सभी को मैं बता दूं, S3 जो हर्ट साउंड होता है, ए रेयर, जब भी आपका हार्ट फेलुअर होता है तो यह S3 हर्ट साउंड सुनाई पड़ता है, जो रेयरली जो है कभी कभी आपको लब डब की जो आवाज़ होती है वह S3 से संपर्क होता है, समान होता है। तो S3 हर्ट साउंड जो होता है रेयरली तब होता है जब हार्ट फेलुअर का कंडीशन होना होता है। आगे है, हाइपोथायराइज्म का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो हाइपोथायराइज्म का देखिए वेट लॉस भी होता है, उसके बाद टेकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, लेकिन सबसे प्रमुख पूछ रहा है तो सबसे प्रमुख इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, यानी ठंडा सा महसूस होना, समझ गए। 15 नंबर है, टीबी पेशेंट स्पूटम सैंपल कितने दिन लगातार लिया जाता है? तो जो टीबी पेशेंट होते हैं लगातार स्पूटम का सैंपल 3 दिनों तक लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नीचे है 60 नंबर, फीटल डिस्ट्रेस की सबसे विश्वसनीय पहचान क्या है? तो फीटल अगर भ्रूण समस्या में है गर्भ के अंदर तो उसका पहचान, सबसे विश्वसनीय पहचान है लेट डिसलेरेशन, ठीक है ना, लेट डिसलेरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मेनिटोल देने से पहले क्या जानना आवश्यक है? मेनिटोल देने से पहले क्या जानना आवश्यक है? तो यूरिन आउटपुट जानना आवश्यक है, क्योंकि मेनिटोल क्या करता है? प्रेशर को रिलीज करता है, तो उसमें यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है, तो पहले से पता होना चाहिए ना। 18 नंबर है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे पहले बढ़ने वाला पैरामीटर क्या होता है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे पहले बढ़ने वाला TIBC होता है, ठीक है, ये TIBC होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे COPD एक्सर्बेशन, ठीक है ना, COPD एक्सर्बेशन में प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो COPD में ब्रोंकोडिलेटर के साथ स्टेरॉइड दवाइयाँ दिया जाता है प्राथमिक उपचार में, ठीक है, जैसे ब्रोंकोडिलेटर में थियोलिन, फाइलिन, ठीक है ना, डेरिफाइलिन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये सब ब्रोंकिया को डायलेट करता है, फैलाता है। और स्टेरॉइड दवा तो सपोर्टिव थेरेपी होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज करता है दर्द से लेकर, सूजन से लेकर, खांसी वगैरह में। ओके, नेक्स्ट है 20 नंबर, नॉर्मल ICP लेवल कितना होता है? तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है?
5 से 15 mmHg होता है, इसको ध्यान करके रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया किस स्पाइनल इंजरी के बाद होता है? ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया यानी इसमें रिफ्लेक्शन में दिक्कत होता है, तो यह किस स्पाइनल इंजरी के बाद जो है रिफ्लेक्शन में कठिनाई आने लगती है, तो वह होता है एबव T6 T12 तक जो होता है ना, थोरेटिक T1 से T12 तक, तो T6 से जो ऊपर होता है, उससे T6 से ऊपर जो स्पाइनल वर्टेब्रा है, उसमें जो है आपके इंजरी होने से आपके जो रिफ्लेक्शन है उसमें दिक्कत आने लगता है। 22 है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे पहला चरण क्या होता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे पहला चरण जो होता है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे पहला चरण होता है स्टॉप रिएक्शन। जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप दे रहे हैं, रिएक्शन करने लगे, तुरंत आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है 23 है, पार्किंसन डिजीज का प्रमुख लक्षण क्या है? तो पार्किंसन डिजीज एक प्रकार का वैसा डिजीज है जो मेंटल रोगी होते हैं, जो दवा लेते हैं, उस दवा का कहा जाए तो दुष्प्रभाव होता है पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग का प्रमुख लक्षण में है रेस्टिंग ट्यूमर, आपका जो हाथ पैर है वो कंपी होने लगता है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्री एक्लेम्सिया के निदान की विशेषता क्या है? तो प्री एक्लेम्सिया के निदान की विशेषता डायग्नोसिस क्या है? तो प्रोटीन्यूरिया, समझ गए? प्रोटीन्यूरिया, आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होता है, तो प्री एक्लेम्सिया में ये चीज़ें हो सकता है। 25 नंबर है, देख लीजिए, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कंट्रा इंडेक्शन क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का कंट्रा इंडेक्शन क्या है? तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का कंट्रा इंडेक्शन है रिसेंट हेड इंजरी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का निर्देश क्या है कि अगर तत्काल अगर इंजरी, हेड का इंजरी हुआ है, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं देंगे, समझ गए? ध्यान रखिएगा, क्योंकि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या करता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 26 नंबर है, एडिशन क्राइसिस में ट्रीटमेंट क्या है? एडिशन क्राइसिस में ट्रीटमेंट क्या है? तो हाइड्रोकोर्टिकोसोन IV इंट्रावेन, यह क्या होता है आपका? यह एक जो है स्टेरॉइड दवा है जो एडिशन क्राइसिस में दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। 27 है, हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया का प्रमुख कारण, हाइपरनेट्रेमिया मतलब सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाना, अत्यधिक होना, तो इसको होने से आपका वाटर लॉस होता है। जैसे ही आपके बॉडी में सोडियम बढ़ेगा, तो आपका जो वाटर लॉस है वह प्रमुख कारण वाटर लॉस का होता है। वाटर बॉडी में आपका जल की कमी जैसे ही होगा ज़्यादा, तो आपके बॉडी में सोडियम की कमी भी होने लगती है। ओके। 28 है, सीवियर डिहाइड्रेशन में स्किन टर्गर, ठीक है ना? टर्गर याद रखिएगा यहाँ पे कि सीवियर डिहाइड्रेशन में स्किन टर्गर डिक्रीज कर जाता है। जो स्किन का चमक है, जो स्किन का हेल्दी है, वह ड्राई सा हो जाता है निर्जलीकरण, गंभीर निर्जलीकरण में, समझ गए? 29 है, SpO2 अगर 90% से कम होने पर पहला कदम क्या करते हैं? तो पहला यही करेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी चालू करेंगे पेशेंट को, क्योंकि 95 से ऊपर होना चाहिए, 95 या इससे ऊपर होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जब 90 से कम आ जाए तो मतलब दिक्कत है, पेशेंट खुद से श्वसन नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में पहले हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। अब ऑक्सीजन थेरेपी में आपके पास सप्लाई वाला ऑक्सीजन हो या आपको सिलेंडर वाला आपके पास उपलब्ध हो, आपको सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी चालू करना चाहिए। आगे है 30 नंबर, मायोकार्डियल इन्फारक्शन में पहला कार्डियक मार्कर क्या बढ़ता है? तो जैसे हार्ट अटैक होता है तो पहला कार्डियक मार्कर बढ़ता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का जो स्तर होता है, यह बढ़ने से इसी को ट्रॉप्टी टेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉप्टी टेस्ट कन्फर्म करता है हार्ट अटैक को, इसीलिए ट्रॉप्टी टेस्ट किया जाता है, जिसे ट्रोपोनिन बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ेगा, यह एक एंजाइम होता है, तो मतलब किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। ओके।
31 है विच इज सेफेस्ट पोजीशन इन प्रेगनेंसी फॉर हाइपोटेंशन प्रिवेंशन। कहता है वह कौन सा पोजीशन सुरक्षित है गर्भ अवस्था में जो हाइपोटेंशन को रोकथाम के लिए ज़रूरी है, निम्न रक्तचाप के लिए ज़रूरी है। तो वो होता है लेफ्ट लैटरल। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में प्रेगनेंसी में हाइपोटेंशन को रोकथाम कर सकता है। नेक्स्ट 32 है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में एटलीकटेसिस रोकने हेतु क्या करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में एटलीकटेसिस रोकने हेतु, एटलीकटेसिस क्या होता है, जहाँ पे फेफड़ा सिकुड़ जाता है, ठीक ढंग से नहीं फैल पाता है, उसी को एटलीकटेसिस बोलते हैं। इसके रोकने हेतु अर्ली एम्बुलेंसन, ठीक है ना, अर्ली एम्बुलेंसन सबसे पहले एम्बुलेशन करते हैं। 33 है एक्यूट पैंक्राटाइटिस में सबसे अधिक लक्षण क्या होता है। अचानक से पैंक्रियाज में समस्या होना एक्यूट पैंक्राटाइटिस कहलाता है। इसका विशिष्ट लक्षण एपिगैस्ट्रिक पेन और रेडिएटिंग टू बैक। ये जो दर्द होता है एक्यूट पैंक्राटाइटिस में, इसमें एपिगैस्ट्रिक में पेन होने के साथ यह पेन जो है पीछे की तरफ भी जो है बढ़ते चला जाता है। बाएं एपिगैस्ट्रिक से बाएं साइड से लेकर ये शुरू होता है और बैक तक चला जाता है। 34 है गैस गैंग्रीन का सबसे कारण लक्षण कौन सा होता है। तो गैस गैंग्रीन का कारण लक्षण क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस होता है। क्या होता है गैस गैंग्रीन का, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस होता है कारण। आज का आपका यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर है हाइपोगैल्सेमिया का पहला उपचार कॉन्शियस पेशेंट के लिए। हाइपोगैल्सेमिया का पहला उपचार जो है वह आपका ओरल ग्लूकोज 15 ग्राम है। तो अगर किसी को ब्लड ग्लूकोज कम है तो सबसे पहले उसे ओरल ग्लूकोज, मुंह से ग्लूकोज 15 ग्राम आप तुरंत दें, फिर धीरे धीरे उसे जो है IV थेरेपी वगैरह शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 35 क्वेश्चन आप सभी को मैंने करा रखा है। तो ज़रूर आप लोग पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।